हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग थंडर ट्यूबुलेशन को पार कर रहा था, मगर ये इतना पावरफुल थंडर ट्यूबुलेशन है कि इसका इफेक्ट से पूरा ही एंसेस्ट्रल कोर्ट परेशान है और सभी एम्परर इसे रोकने का ट्राई कर रहे हैं। अब आगे तांग सांग काफी स्किल्स और ट्रम्प कार्ड को यूज कर चुका है थंडर ट्यूबुलेशन से बचने के लिए। हालांकि तांग सांग अभी भी स्माइल करता है। इधर जिंगजिंग भी तांग सांग को देख रही है। ये कहती है ये बंदा इस समय में भी स्माइल कर रहा है। 6 थंडर ट्यूबुलेशन को पास करने के लिए तांग सांग लिंक्सी आई का यूज करता है। इसमें राइनो आई भी ऐड है और तांग सांग इसे 10th टियर पे इवॉल्व करने का ट्राई भी करता है। इसके बाद 7 थंडर ट्यूबुलेशन भी आता है, वाटर ऑफ केओस। इसे तांग सांग अपने व्हाइट और ब्लैक पावर से ब्लॉक करता है। इसका अलग डोमेन बनकर रेडी होता है। जैसा ही थंडर इस डोमेन में इंटर करता है, ये थंडर फिल्टर होना स्टार्ट होता है और तांग सांग का बॉडी अब काफी सारे निशान से भी कवर हो जाता है, जैसे कि ये कोई वॉर फाइट करके आया हो। जिंगजिंग भी तांग सांग को देख रही है। ये देखती है कि तांग सांग इस टाइम पे लोटस फ्लावर के सेंटर में बैठा हुआ है। इसे लोटस सीड भी कह सकते हैं और इन सीड में लक एनर्जी भी काफी ज्यादा है इस वर्ल्ड का। इस टाइम पे थंडर को ब्लॉक करने के लिए तांग सांग इन सीड का यूज करता है और साथ ही अपने लिंक्सी आई का भी, जिससे ये थंडर का पावर भी वीक होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये लक सीड के कारण से थंडर ट्यूबुलेशन सॉफ्ट हो गया हो तांग सांग को लेकर। हालांकि तांग सांग ऐसा पहले भी कर सकता था, मगर ये खुद के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, जो कि ये अब तक करता भी आया है। जिंगजिंग इसे भी पता है कि टिहानु वेपर ये लक को कंडेंस करते हैं टिहानु माउंटेन पे सभी मॉन्स्टर और स्पिरिट के लिए, मगर इससे पूरे प्लेनेट का लक एनर्जी कम हो जाता है, जिससे दूसरे रेस को प्रॉब्लम भी होता है जो एंसेस्टर कोर्ट में नहीं रहते हैं। टाइम पास करता जाता है और अब बारी एक थंडर ट्यूबुलेशन का भी आ जाता है। जैसे ही ये आता है, दूसरे एम्पर भी फील करते हैं कि ये थंडर ऐसा लगता है जैसे कि इसके पास खुद का ही माइंड हो। ये समझ जाते हैं कि रियल डेंजर अब आ चुका है। कोई भी इस तरह का तबाही को पास नहीं कर सकता है और ना ही से कोई रोक भी सकेगा। इधर तांग सांग इस सिचुएशन को देखता है। हालांकि ये पैनिक नहीं करता, बल्कि ये अभी भी उस मेथड को ही यूज करता है और इस थंडर को ये लक सीड से फीड करता है, जिससे इसका पावर भी वीक होता है। इधर जिंगजिंग भी देख रही है और सोचती है इस तरह से भी पार किया जा सकता है और क्या ये सही भी है। ये जानती है कि तांग सांग इस थंडर को प्योर लक दे रहा है और ये प्योर लक दूसरे लक एनर्जी से डिफरेंट होता है। इस टाइम पे तांग सांग टिहानु एम्पर के सभी हार्ड वर्क को बर्बाद कर रहा है, जबकि इसे और इसके क्लैन को हजारों साल लग गए थे लक एनर्जी को कंडेंस करने में और तांग सांग यूं ही बर्बाद कर रहा है। देखते ही देखते तांग सांग का थंडर ट्यूबुलेशन एक के बाद एक पास होता जाता है और अब तांग सांग 17 थंडर ट्यूबुलेशन पे आ चुका है। पूरा ही हेल गार्डन में क्योस एनर्जी फैल जाता है। हालांकि अभी भी तांग सांग लक एनर्जी को ही यूज करता रहता है थंडर बोल्ट को फीड करने के लिए और ये थंडर बोल्ट लक एनर्जी को लेकर वापस से ऊपर स्काई में चला जाता है। इधर जिंगजिंग भी इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट से अब तक देख ही रही है, जबकि ये तांग सांग के साइड में खड़ी है। तो फिर ये सबसे पावरफुल क्रिस्टल डीमन एम्पर हुआ करती थी, मगर अब नहीं है। इसका पावर भी अब कम हो चुका है। लेकिन जब ये अपने समय में थंडर ट्यूबुलेशन को पार की थी, उस टाइम पे क्रिस्टल डीमन एम्पर का थंडर ट्यूबुलेशन का पावर काफी पावरफुल था। लेकिन अभी के तांग सांग के थंडर ट्यूबुलेशन के आगे में वो कुछ भी नहीं था। उसे एक बच्चा समझा जा सकता है तांग सांग के थंडर ट्यूबुलेशन के आगे में। इस कारण से भी ये तांग सांग के थंडर ट्यूबुलेशन को देखकर काफी अमेज है कि ये एक एक करके इस तरह के थंडर ट्यूबुलेशन को भी पार करता जा रहा है। जिंगजिंग देखती है कि तांग सांग इन थंडर ट्यूबुलेशन का यूज करना सिर्फ ये खुद के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बल्कि ये अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करता जा रहा है। सभी स्किल्स में क्रिस्टल स्किल्स भी इंप्रूव हो रहा है। जिंगजिंग फील कर सकती है जब ये गोल्ड लेवल पे गई थी अपने समय में, उस टाइम पे ये जितना पावरफुल हुआ करती थी उससे भी ज्यादा पावरफुल अब ये बन चुकी है तांग सांग के कारण से, क्योंकि तांग सांग इन थंडर को एब्जॉर्ब कर सभी स्किल को इंप्रूव कर रहा है। जिंगजिंग इस सिचुएशन में भी काफी शांत होती है, शायद इस कारण से भी क्योंकि तांग सांग इस सिचुएशन में काफी शांत खड़ा है और ये तांग सांग को देखकर सोचती है कि इस बच्चे को अभी भी यकीन है कि ये इस तरह के ट्रिबुलेशन को पार कर सकता है। इस समय तक तांग सांग 9 लोटस सीड को कंज्यूम कर चुका है, मगर तांग सांग अब नहीं कर रहा और ये रुक जाता है। जिंगजिंग ये देखती है और सोचती है अब ये क्या करने का ट्राई कर रहा है। तांग सांग के हाथों में इसका ट्राइडेंट आता है। अभी भी ये ट्राइडेंट इल्यूजनरी है और इसके फॉरहेड से ब्लू लाइट रिलीज होता है और एक ब्लू मास्क के सामने आता है जो कि ट्राइडेंट से आकर कनेक्ट होता है। इसके कारण से काफी सारे थंडर बोल्ट एक बार में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिंगजिंग भी ये देखती है और सोचती है अगर इसके पास इतना पावर है फिर ये अब तक मजाक क्यों कर रहा था। जिंगजिंग फील कर सकती है जब ये क्रिस्टल डीमन एम्पर हुआ करती थी उस पावर से भी ज्यादा पावर अभी तांग सांग यूज कर रहा है। ऐसा ये फील करती है कि तांग सांग का वेपन काफी पावरफुल है, लेकिन ये देखती है इसका वेपन रियल नहीं है, ये इल्यूजनरी है और इसमें भी क्रैक आना स्टार्ट होता है। इतना ज्यादा पावर यूज करने के कारण से तांग सांग इस टाइम पे पूरा कोशिश करता है 17th थंडर ट्यूबुलेशन को ब्लॉक करने का। इस दौरान इसे काफी पेन भी फील होता है। हालांकि 9 हेवन 10 अर्थ थंडर ट्यूबुलेशन में डिस्ट्रक्शन पावर भी काफी ज्यादा है। ये यूनिवर्स का ओरिजिनल पावर है जो कि मजाक भी नहीं है। एक गॉड को भी ये पावर किल कर सकता है।
इस टाइम तक तांग सांग ने अपना बेस्ट ट्राई किया है इन थंडर ट्यूबुलेशन को यूज कर खुद के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का, मगर अब ये थंडर इतना पावरफुल हो चुका है कि अब तांग सांग को भी इससे डेंजर है। जबकि इसका मोस्टली सभी ट्रम्प कार्ड खत्म हो चुका है फिर थंडर से डील करने का। फिर ये पीछे मुड़ता है और जिंगजिंग की ओर देखता है। तांग सांग का फेस को देखकर जिंगजिंग भी समझ जाती है कि ये क्या कहने का ट्राई कर रहा है। अब इसका बारी आ चुका है और ये फ्लाई कर एक बीम ऑफ लाइट में बदल कर तांग सांग के पाल में आ जाती है। इसके आते ही क्रिस्टल लाइट भी ग्लो करता है और तांग सांग के आर्मर से भी क्रिस्टल लाइट इमिट होता है। जिंगजिंग के ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग जब तांग सांग गॉड लेवल पर चला जाता, फिर ये इसके पावर को एब्सॉर्ब कर खुद के क्रिस्टल डीमन एम्परर के पावर को गेन करती और वापस से रीबॉर्न हो पाती। मगर ये समझ चुकी है कि ऐसा तो हो नहीं रहा। फिर इसके लिए भी बेनिफिट है कि ये वेट करे जब तांग सांग अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, फिर उस टाइम पे ये ऐसे पावर को गेन कर सकेगी जो कि इसने कभी भी इमेजिन नहीं किया है। जिंगजिंग फील करती है कि इधर टियानु एम्परर अब एक्शन लेने वाला है। ये टियानु एम्परर अपने डिवाइन पावर को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना रहा है और ये एक डिफेंस बैरियर भी लगाता है। जिंगजिंग समझ चुकी है कि ये अटैक करने का प्लान कर रहा है और ये बात तांग सांग को ये बताती है। तांग सांग ये सुनने के बाद ऊपर एयर में जाता है, अपने गोल्डन विंग्स को बाहर निकालता है और फ्लाई करते हुए हेल गार्डन से बाहर आ जाता है और ये टियानु माउंटेन के पास में निकलता है। इधर अभी भी दूसरे एम्परर इस थंडर ट्यूबुलेशन को रोकने का ट्राई कर रहे हैं। ये भी सोच नहीं रहे थे कि जो इस तरह के थंडर ट्यूबुलेशन को कॉल किया है ये खुद ही बाहर भी आ जाएगा। जब तक इन्हें समझ में आता है और पता चलता है तांग सांग ऊपर स्काई में थंडर ट्यूबुलेशन की ओर आगे बढ़ता है। जिंगजिंग भी ये सोच नहीं रही थी कि तांग सांग इस तरह का एक्शन भी ले सकता है। कौन सोच सकता है कि कोई इस तरह का वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर की ओर भी आगे जा सकता है। मगर तांग सांग डिफरेंट है, ये अपने ही थंडर ट्यूबुलेशन से भाग नहीं सकता है। तांग सांग पहले से ही जानता है कि ये थंडर ट्यूबुलेशन इनफिनाइट है, ये रुकने वाला तो नहीं है। लेकिन इस जैसे इतने पावरफुल थंडर ट्यूबुलेशन को पावर कहाँ से मिलता होगा, ये बात तांग सांग जानता है और ये जानता है कि अगर ये इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है फिर ये थंडर ट्यूबुलेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं तो फिर ये इसके साथ में हमेशा ही इसे इसके साथ में फाइट करना पड़ जाएगा। लेकिन ये खत्म भी नहीं होगा। हालांकि ये जानता है कि इसे पार करने के लिए तांग सांग को अपने सभी रिसोर्सेज और ट्रम्प कार्ड को यूज करना होगा। तांग सांग इस टाइम पे ऊपर स्काई में काफी ऊपर तक आ चुका है और इतना ऊपर आने के बाद जब ये नीचे की ओर देखता है फिर एंसेस्ट्रल कोड भी एक पॉइंट की तरह ही दिख रहा है, एक पॉइंट की तरह ही दिख रहा है, यानी कि काफी छोटा दिख रहा है। काफी ऊपर आने के बाद तांग सांग ट्राइडेंट के पावर को फुल्ली चार्ज करता है और ये काफी ऑरा को भी शो करता है। इसके पीछे एक थंडर बोल्ट लगा हुआ है और इसे बचने के लिए ये जिंगजिंग को इसकी ओर फेंकता है। जिंगजिंग भी आगे जाती है। फिर इसे फील होता है कि इस थंडर में कुछ तो अजीब बात है। ऐसा लगता है कि ये पावरफुल तो है ही मगर इसका खुद का माइंड भी हो। ये सोचकर ये कहती है हम क्यों नहीं बात करते हैं। जब ऐसा ये कहती है फिर ये थंडर ट्यूबुलेशन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ये देखकर जिंगजिंग भी सरप्राइज है। तांग सांग भी ये सेंस कर लेता है और कहता है मेरा अभी के कल्टीवेशन के साथ में तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे। मेरे पास अभी टाइम स्पेस बिकून है। अगर मैं चाहूँ फिर मैं इस वर्ल्ड को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड में जा सकता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं कल्टीवेट भी कर सकता हूँ। मगर याद रहे एक बार जब मेरा पिछले लाइफ का मेरा कल्टीवेशन रीस्टोर हो जाता है फिर मैं वापस जरूर आऊंगा और इस पूरे ही प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस पे ये प्लेन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, ये प्लेन तुम्हारे प्लेन से डिफरेंट है। तांग सांग कहता है सही है और अभी मैं उतना पावरफुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अपने गॉड रियल में चला जाता हूँ जहाँ पे मैं गॉड किंग हुआ करता था, तुम्हें क्या लगता है फिर क्या होगा। मेरे एक वर्ड कहने पे काफी गॉड आकर तुम्हारे पूरे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम कुछ भी उस टाइम पे कर भी नहीं सकोगे। इस टाइम पे तांग सांग अपने माइंड कम्युनिकेशन से इस वर्ल्ड के प्लेन मास्टर से बात कर रहा है। इधर जिंगजिंग भी ये फील कर लेती है। जिंगजिंग भी इस टाइम पे क्रिस्टल डीमन एम्परर के पावर को यूज कर रही है। इसके पास में एक मिरर है जिसके अंदर में क्रिस्टल डीमन एम्परर का पावर सील है। जरूरत पड़ने पे ये सील को रिमूव कर क्रिस्टल डीमन एम्परर के पावर को यूज कर पाती है। हालांकि अभी टेम्पोररी है, इस कारण से भी ये ज्यादा यूज नहीं करती। इधर ये प्लेन भी तांग सांग की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है। ये जानता है कि कुछ देर पहले तांग सांग ने इसे लोटस सीड फीड किया था जो कि लक एनर्जी से भरा हुआ था। टियानु एम्परर इसे काफी सालों से कंडेंस करता आ रहा था और ये लक एनर्जी वापस से प्लेन के पास में आ चुका है जो कि एक बैलेंस को भी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इस टाइम पर थंडर ट्यूबुलेशन अपने वॉल्यूम को कम करता है और ये अपने साइज को कंडेंस करता जाता है। ये देखकर तांग सांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? अगर तुम मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो फिर याद रहे तुम नहीं कर सकोगे। मैं इंजर तो हो जाऊंगा लेकिन मैं मरूंगा नहीं और मैं फ्यूचर में जरूर आऊंगा अपने रिवेंज को लेने के लिए। मैं एक बात कह सकता हूँ कि फ्यूचर में मैं गॉड किंग लेवल पे जरूर जाऊंगा। तांग सांग से कहता है अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो फिर मैं तुम्हारे प्लेन के एनर्जी को यूज कर गॉड किंग लेवल पे नहीं जाऊंगा और साथ ही मैं तुम्हारे प्लेन को डिस्ट्रॉय भी नहीं करूंगा, तो फिर तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तांग सांग से कहता है इस वर्ल्ड में काफी सारे रिसोर्सेस है जो कि काफी अच्छी बात भी है, मगर फिर भी ये वर्ल्ड एक गॉड रियल में इवॉल्व नहीं हो सकता है। हर एक वर्ल्ड चाहता है कि एक गॉड रियल में इवॉल्व हो जाए, मगर एक पूरे ही वर्ल्ड का इवोल्यूशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर तुम मेरा साथ देते हो फिर मैं तुम्हारा हेल्प भी जरूर करूंगा। एक गॉड रियल में इवॉल्व होने के लिए मैं पहले गॉड किंग हुआ करता था, फिर मुझे इस बारे में काफी नॉलेज भी है और मैं ये कर भी सकता हूँ। तांग सांग से कहता है एक बार जब मैं गॉड रियल में चला जाऊंगा फिर वहां पे जाकर मैं अपने पावर को
गेन कर सकूंगा और तुम्हारा भी हेल्प कर सकूंगा। काफी थिंग सुनने के बाद अब ये प्लेन मास्टर कहता है ठीक है, याद रहे एक गॉड उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है जितना कि एक पर्सन का विल पावर कर सकता है। तांगसंग स्काई में देखता है थंडर ट्यूबुलेशन धीरे धीरे अब गायब हो रहा है। ये देख कर जिंजिंग भी बाहर आती है एक लिटिल गर्ल के फॉर्म में और ये कहती है तुमने उसे क्या कहा था। इस पर तांगसंग से कहता है डोंट वरी, फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएगा। जिंजिंग भी कहती है फिर तुम सक्सेसफुल हो गए हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम इस थंडर ट्यूबुलेशन को पार भी कर सकोगे। तांगसंग से कहता है आगे तुम क्या करना चाहती हो, अगर तुम चाहो फिर तुम खुद के रास्ते पे भी जा सकती हो और या फिर मुझे फॉलो कर सकती हो, लेकिन अगर खुद के रास्ते पे जाती हो फिर तुम्हें अपने पावर को गेन करने में काफी साल लग जाएंगे। कितना मैं भी नहीं जानता हूँ, तुम ड्रैगन क्लैन के चीफ हो, फिर टिहानु एम्परर भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इस पर जिंजिंग कहती है मैं तुम्हें ही फॉलो करने का डिसाइड कर चुकी हूँ और ये कहती है वैसे भी मेरा डिवाइन सेंसेस तुमसे ही मर्ज हो चुका है तो फिर मुझे तो तुम्हें फॉलो करना ही है। ये कहने के बाद जिंजिंग तांगसंग के बॉडी में इंटर कर जाती है। तांगसंग अब काफी सारे प्रिपरेशन करने के बाद फाइनली अब ये अपने डिवाइन पावर को पा चुका है। अब धीरे धीरे इसका गॉड किंग लेवल का पावर भी आता जाएगा फ्यूचर में। अब इस वर्ल्ड में कोई भी फोर्स नहीं है जो कि तांगसंग को सप्रेस भी कर रहा है, तो फिर इसका आगे का कल्टीवेशन भी स्मूथ चलता जाएगा। इधर दूसरे एम्परर भी शॉक में ही है। टियानयांग एम्परर कहता है वो बंदा लगता है कि मर गया है। दूसरे एम्परर कहते हैं लगता है कि वो इस वर्ल्ड को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड में चला गया है, जबकि थंडर ट्यूबुलेशन भी खत्म हो चुका है। फिर ये सभी भी अब यहाँ से निकलते हैं इस जगह से। एंसेस्टर कोर्ट में इस टाइम पर दूसरे एम्परर भी आ चुके हैं और इन सब का फेस लटका हुआ है, कोई भी कुछ कह नहीं रहा। सभी जानते हैं कि सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर सके थे, बस किसी तरह से ये अपने जगह को सेफ रखने का ट्राई ही कर रहे थे। इस टाइम पे टिहानु एम्परर वापस से अपने माउंटेन पे आ जाता है। इसका फेस भी काफी अगली है इस टाइम पे। इसके साथ में मी गोंजी भी है जो कि अभी भी इसे फॉलो कर रही है। ये जानती है कि तांगसंग सही सलामत है और अभी भी जिंदा है, जबकि ये दोनों असुरा सॉर्ड से कनेक्टेड है तो फिर ये एक दूसरे के हेल्थ को फील कर सकते हैं, तो इसे पता है। इस टाइम पे ये तांगसंग के पास जाना चाहती है, मगर तांगसंग ने इसे टिहानु एम्परर को फॉलो करने को कहा था क्योंकि ये चाहता था कि टिहानु एम्परर का हेल्प करने का क्रेडिट मी गोंजी को मिल सके और ये इसका ट्रस्ट को भी जीत सके, जिससे इसे फ्यूचर में भी काफी बेनिफिट हो सकता है। दूसरे एम्परर भी आ जाते हैं। जिंगफेंग डीमन एम्परर और व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी, ये दोनों भी मी गोंजी को लेकर काफी चिंतित है, जबकि ये टिहानु एम्परर के साथ में है तो फिर दूसरे एम्परर इस टाइम पे काफी फ्रस्ट्रेटेड है। एंसेस्टर कोर्ट में सभी एम्परर का हालत खराब हो गया था इस थंडर ट्यूबुलेशन को रोकने में, मगर फिर भी ये रोक ना सके। मी गोंजी व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर को देखकर इनके साइड में आ जाती है। टियांग एम्परर भी यहाँ पे है और ये कहता है क्या हुआ था, मुझे फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस बारे में। टियांग और इमोर्टल डीमन एम्परर ये दोनों ही मोस्ट पावरफुल एम्परर हैं, जबकि क्रिस्टल डीमन एम्परर नहीं है और टिहानु एम्परर के पास में अटैक पावर नहीं है। फिर ये दोनों ही पावरफुल एम्परर हैं। टिहानु एम्परर सभी को एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्लैन काफी सालों से लक एनर्जी को कंडेंस करता आ रहा है। लक में दो पार्ट होते हैं, बैड और गुड लक के। ये सिर्फ लक एनर्जी को एक जगह पे तो कंडेंस नहीं कर सकते हैं, इसे पूरा ही प्लेन का बैलेंस भी कर सकता है। इस कारण से ये टिहानु माउंटेन के नीचे में बैड लक को स्टोर करते हैं और गुड लक को ये माउंटेन के ऊपर में कंडेंस करते हैं। माउंटेन के नीचे की जगह को हेल गार्डन भी कहा जाता है, जो कि सभी जानते भी हैं। टिहानु एम्परर कहता है उस पर्सन ने हेल गार्डन के कंपटीशन का फायदा उठाकर इंटर किया और वो अंदर जाकर थंडर ट्यूबुलेशन को पार कर रहा था। इस तरह का खतरनाक थंडर ट्यूबुलेशन इसलिए आया क्योंकि उसके पास में सुपर ब्लड लाइन था। सुपर ब्लड लाइन का नाम सुनकर दूसरे एम्परर के फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। ये सभी भी जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। टिहानु एम्परर कहता है मैंने सेंस किया था जब वो थंडर ट्यूबुलेशन को पास कर रहा था, उसके पास में डिफरेंट ब्लड लाइन्स का एबिलिटी था, जैसे कि उसके पास में निर्वाणा स्किल भी था। इस कारण से भी वो हील होता गया अपने थंडर ट्यूबुलेशन के टाइम पे, नहीं तो फिर वो पहले ही मारा जाता। ये सुनकर इमॉर्टल डीमन एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं कि इनके फैमिली का स्किल उसके पास में कहां से आ गया। ये कहते हैं जहां तक मैं समझ सकता हूँ इस बार के थंडर ट्यूबुलेशन में एंगर काफी ज्यादा था और इस तरह का इमॉर्टल ट्यूबुलेशन को क्रॉस करना कोई हलवा नहीं है। मुझे लगता है कि वो फेल हो गया होगा क्योंकि इसे क्रॉस करने का चांस भी काफी कम होता है और ये प्लेन उसे कभी भी क्रॉस करने तो नहीं देगा। दूसरे भी ये बात को सुनकर सोचते हैं हाँ ये हो सकता है। फिर टिहानु एम्परर कहता है जहां तक उसके सुपर ब्लड लाइन की बात है, मुझे लगता है कि उसके पास में दो काइंड के सुपर ब्लड लाइन है। मैंने जो फील किया था उसका फर्स्ट ब्लड लाइन में डिफेंस का पावर था, तो मुझे लगता है कि उसके पास में मैन मुथ डीमन और स्काई स्प्लिटिंग डीमन क्लैन का स्किल फ्यूज होगा। ये सुनकर दूसरे भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं और दूसरे एम्परर इन दोनों एम्परर को देखने लगते हैं। इस पे स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर कहता है मुझे क्या देख रहे हो, मैं इसके पीछे में नहीं हूँ। इस पे टियानयांग एम्परर कहता है मैं नहीं सोच रहा कि तुम इसके पीछे में हो। ये सुनकर मैन मुथ डीमन एम्परर कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं इसके पीछे था, मैं भी नहीं हूँ उसके पीछे। दूसरे पूछते हैं उसके पास दूसरा कौन सा सुपर ब्लड लाइन था। इस पर टिहानु एम्परर कहता है उसके पास में मैंने येन और यांग का भी पावर को फील किया था। ये सुनकर टियानयांग एम्परर भी काफी सरप्राइज होता है। इसे पता है कि येन और यांग एनर्जी क्या है और इन दोनों का फ्यूजन ये अब तक तो पॉसिबल नहीं हो सका है। टियानयांग एम्परर कहता है काफी टाइम से येन और यांग एनर्जी पे स्टडी चल रहा है, मगर अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इस कारण से भी काफी लोग मारे गए हैं फ्यूजन के टाइम पे। टिहानु एम्परर सभी को कहता है शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी नहीं है इसके
पीछे में। इस पर दूसरे कहते हैं तो फिर कौन है? टियानु एम्परर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम सब में से अभी इस टाइम पे कौन नहीं है? ये सुनकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। सभी एक साथ में ही कहते हैं क्रिस्टल डीमन एम्परर। सभी जानते हैं कि ये काफी पावरफुल है और इसके पास में इस तरह का थिंक करने का भी एबिलिटी है और साथ ही ये काफी टाइम से रिट्रीट में भी है। कोई भी काफी सालों से इन्हें अभी तक देखा भी नहीं है। सभी जानते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। टियानु एम्परर कहता है क्रिस्टल डीमन एम्परर ने अपने एक सक्सेसर को रेडी किया है और उसे सुपर ब्लड लाइन कल्टीवेट करने में भी हेल्प किया। क्रिस्टल डीमन एम्परर का प्लान था कि जब इनका सक्सेसर थंडर ट्यूबुलेशन को पार कर लेगा फिर ये उसके बॉडी पे कब्जा कर लेंगे। इस तरह से वो रीबॉर्न भी हो सकेंगे। दूसरी ये सुनकर सोचते हैं ये क्रिस्टल डीमन एम्परर ये अभी भी काफी रूथलेस है। ये सभी एम्परर काफी गुस्से में थे थंडर ट्यूबुलेशन को लेकर, मगर जब ये सुने कि इसके पीछे में क्रिस्टल डीमन एम्परर का हाथ है फिर ये भी कुछ करने का हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। टियानु एम्परर सभी को कहता है इस थंडर ट्यूबुलेशन से हमारा पूरा ही एंसेस्टर कोड डिस्ट्रॉय हो सकता था, मेरा माउंटेन भी हो सकता था और लक एनर्जी सभी जगह पे फैल जाता, मगर क्रिस्टल डीमन एम्परर ने हमारे एंसेस्टर कोड को डिस्ट्रॉय होने से बचाया। टियानु एम्परर कहता है हमें उनके पनिशमेंट को लेकर सोचना नहीं चाहिए। उनका कोई भी सक्सेसर नहीं है, ना ही कोई भी उनका डिसेंडेंट है। अब तक वो काफी थिंग एंसेस्टर कोड के लिए कर चुके हैं और इस थंडर ट्यूबुलेशन में वो मारी भी गई है। इसे बेस्ट आउटकम तो नहीं हो सकता है उनके लिए। दूसरे एम्परर भी ये फील करते हैं कि ये सही बोल रहा है, जबकि वो नहीं रहे फिर कुछ भी करने का कुछ मतलब ही नहीं बचता। इधर एक केव के अंदर में तांग सांग है और ये मेडिटेट कर रहा है और अपने पावर को स्टेबल करता है। ये कहता है अब मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट पूरा हो चुका है इसके लिए। जबकि थंडर ट्यूबुलेशन खत्म हो चुका है फिर जिंग भी कहती है क्रिस्टल डीमन एम्परर अब मारी जा चुकी है, अब मैं सिर्फ जिंग ही हूँ, मेरा न्यू लाइफ अब तुम्हारे साथ में स्टार्ट होता है। हालांकि फ्यूचर में जब तुम्हें कभी भी चांस मिले एंसेस्टर कोड जाने का फिर वहाँ पे पिलर में मैंने अपने हाफ पावर को हाइड किया हुआ है जो कि तुम्हारे काम भी आ सकता है। थोड़ा बातचीत करने के बाद तांग संग वापस मेडिटेट करने लगता है। इस बार जब ये थंडर ट्यूबुलेशन को पार किया था इसका भी सभी ब्लड लाइन से काफी चेंजेस गुजरा है, जैसे कि ब्लू सिल्वर एम्परर ये येन और यांग एनर्जी से कनेक्ट है और इसे केओस एनर्जी भी कहा जाता है। इस टाइम पे केओस एनर्जी तांग संग के बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है जो कि इसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी काफी सही है। तांग संग अपने पीकॉक ब्लड लाइन और टाइम ब्लड लाइन इन दोनों को एक साथ में कनेक्ट कर देता है जिससे ये अब टाइम और स्पेस स्केल को अच्छे से यूज कर सकेगा और साथ ही ये पहले से पावरफुल भी हो चुका है। हालांकि अभी इसका टाइम स्पेस स्केल सुपर ब्लड लाइन में चेंज नहीं हुआ है, मगर ये फर्स्ट ग्रेड का ब्लड लाइन बन चुका है। तांग संग के स्पिरिचुअल सी में एक साइकिल भी अब स्टार्ट हो चुका है। इसका जो भी स्पिरिचुअल पावर है ये ऑटोमेटिकली डिवाइन पावर में चेंज होता जाता है और अब ये सी गॉड के डिवाइन पावर को भी रिकवर कर चुका है और अब ये सी गॉड के काफी हद तक डिवाइन पावर को रिकवर कर चुका है। इसका ट्राइडेंट भी पहले से काफी सॉलिड हो चुका है। साथ ही तांग संग का फिजिकल पावर भी काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट इस स्पायरी कॉन्टिनेंट में सभी से ज्यादा इसका ही है। तांग संग का सभी ब्लड लाइन 10th ईयर के पीक पे आ चुका है और इसका सुपर ब्लड लाइन ग्रेट डीमन किंग लेवल पे आ चुका है। इधर एंसेस्टर कोड में काफी डीप डिस्कशन के बाद ये सभी एक स्टेटमेंट पे आते हैं कि क्रिस्टल डीमन एम्परर इस थंडर ट्यूबुलेशन के पीछे में थी और अब ये मारी जा चुकी है और क्रिस्टल सिटी जो कि क्रिस्टल डीमन एम्परर का है ये खाली रहेगा। इनके यादों में, इनके मेमोरी में जो भी इनकम यहाँ से जनरेट होगा वो सभी इनकम एंसेस्टर कोड को जाएगा। क्रिस्टल सिटी सभी सिटी में सबसे बड़ा सिटी है। जो भी सिटी को कंट्रोल करेगा ये शो करेगा कि वो एम्परर काफी पावरफुल है। हालांकि अभी से कोई भी कंट्रोल नहीं करने वाला है। इसका पोजीशन अभी के लिए तो खाली रहेगा। क्रिस्टल डीमन एम्परर का मरने के बाद काफी प्रॉब्लम भी वाइज कर चुका है जो कि इन्हें 1 by 1 करके सॉल्व करना होगा। क्रिस्टल डीमन एम्परर के जाने के बाद वर्ल्ड का पावर बैलेंस भी बिगड़ चुका है। रिजेन एम्पायर में टियानयांग एम्परर सबसे पावरफुल बन चुका है और साथ ही इस वर्ल्ड में भी। जबकि टियानु एम्परर ये फाइट करने में अच्छा नहीं है फिर टियानयांग एम्परर ये वर्ल्ड का पावरफुल एम्परर बन चुका है। हालांकि इमॉर्टल डीमन एम्परर इससे थोड़ा ही वीक है। टियानु एम्पायर का पावर रिजेन एम्पायर के पावर से ओवरऑल तो काफी अच्छा है। साथ ही टियानु एम्परर अनाउंस कर चुका है कि मी गोंजी अब कैरी सिटी की लॉर्ड बनेगी, लेकिन अभी से एंसेस्टर कोर्ट में रुकना होगा 100 दिन तक के लिए। यहाँ पर रहकर एंसेस्टर कोर्ट के रूल्स को सीखना होगा और हिस्ट्री को भी। इस समय में मी गोंजी ने जो भी टैलेंट को शो किया था और साथ ही जब इसने टियानु एम्परर का हेल्प किया इससे काफी एम्परर भी इंप्रेस हुए हैं इससे। जबकि क्रिस्टल डीमन एम्परर नहीं रहे फिर एंसेस्टर कोर्ट को अपना भी पावर को इंक्रीज करना होगा और ये मी गोंजी के जैसे टैलेंट को छोड़ तो नहीं सकते हैं। ये इसे कल्टिवेट करने का सोचते हैं और एक पावरफुल एम्परर बनाने का सोचते हैं ताकि रिचेन एम्पायर से ये फाइट भी कर सके अगर फाइट हो तो फिर। और उस टाइम पे मी गोंजी भी इनका साथ दे सकेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद ये सभी बाहर निकलते हैं। मी गोंजी व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर के साथ में बाहर आती है। स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर ने वोटिंग के टाइम पे मी गोंजी को वोट नहीं दिया था। इसका रीजन ये व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर को कहता है कि ये सिटी लॉर्ड के ट्रायल से ज्यादा हार्ड तो एम्परर लेवल का ट्रायल होता है और इसे पार करने के लिए प्योर ब्लड लाइन ही चाहिए होता है एक मॉन्स्टर का। एक ह्यूमन कभी भी इसे बाहर नहीं कर सकेगा। व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर को भी मी गोंजी पे यकीन है, इसके टैलेंट पे इन्हें यकीन है कि जब समय आएगा फिर मी गोंजी ये कर लेगी। एक ह्यूमन कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगी। हालांकि व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर को मी गोंजी पे यकीन है, इसके टैलेंट पे इन्हें यकीन है कि ये फ्यूचर में इस लेवल पे भी जा सकेगी। यहाँ से निकलने के बाद व्हाइट टाइगर एम्परर मी गोंजी को लेकर अपने पैलेस में आ जाते हैं। अंदर आने के बाद ये
मी गोंजी के बॉडी को चेक करते हैं और कहते हैं तुम हिस्ट्री में पहली होगी जो इतना फास्ट है ग्रेट डीमन किंग लेवल पे भी चली गई है। तुम्हें फिलहाल एंसेस्टर कोर्ट में ही रहकर कल्टीवेट करना चाहिए। इस पे ये भी सर हिलाती है। ये इसे कहते हैं तुम्हें फ्यूचर में ह्यूमंस को लेकर कम फोकस करना चाहिए और मॉन्स्टर से अपना रिलेशन सही करना चाहिए। अगर तुम्हें एम्पर लेवल पर जाना है तो फिर तुमने जो कैरी सिटी में किया है सभी को पता है, सभी एम्पर को पता है, सभी एम्पर को तुम्हारे ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पहले से ही पता था, तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ये भी जानती है कि ये इसके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर कहते हैं वो थंडर ट्यूबलेशन के पीछे तांग संग का हाथ था। ये सुनकर मी गोंजी कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि उसका क्रिस्टल डीमन एम्पर के साथ में रिलेशन है। जब वो फर्स्ट टाइम एंसेस्टर कोर्ट में आया था फिर उसने क्रिस्टल डीमन एम्पर के माउंटेन पे क्लाइंब किया था। ये सुनकर व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी समझ जाते हैं कि तांग संग और क्रिस्टल डीमन एम्पर दोनों ही साथ में मिलकर काम कर रहे थे। इस कारण से भी वो मी गोंजी के लिए वोट देने भी आए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि उन दोनों के बीच में डील क्या हुआ था। मी गोंजी कहती है मैं तांग संग को फाइन करना चाहती हूँ। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर कहते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अभी भी मैटर काफी सीरियस है, अभी माहौल शांत होने दो पहले। और टिहानु एम्पर का अभी भी नजर तुम्हारे ऊपर ही है, वो अभी सभी चीजों पे अपना नजर बनाए हुए है। अगर तांग संग ठीक होगा फिर वो होटल में टेलीपोर्ट होकर जरूर आएगा। मी गोंजी भी फिलहाल इनके साथ ही रहने का सोचती है। ये तांग संग को एक सिग्नल सेंड कर देती है असुरा शॉट से। जब मी गोंजी शांत हो जाती है फिर इसे भी समझ में आ जाता है कि अभी काफी बिग थिंग हुआ है एंसेस्टर कोर्ट में और अभी लो प्रोफाइलिंग बनाकर रखना सही भी है। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर कहते हैं मैं नहीं जानता कि उसने क्या किया, मगर तुम्हारा ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। अगर फ्यूचर में तुम एक एम्पर बनना चाहती हो फिर ये एक लेजेंडरी थिंग होगा इस वर्ल्ड में। अभी फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इनके जाने के बाद अब मी गोंजी रेस्ट करती है और सोचती है इसे पता है कि हेल गार्डन के अंदर में क्या हुआ था और क्या चल रहा था, मगर ये व्हाइट टाइगर एम्पर को कुछ भी नहीं बताई थी इस बारे में। ये इस टाइम पे तांग संग को देखना चाहती है और ये उसे मिलने के लिए बेताब भी है। इधर तांग संग काफी समय के बाद अपने मेडिटेशन से उठता है। इसका पावर अब स्टेबल हो चुका है और थंडर ट्यूबलेशन के इफेक्ट को ये एब्जॉर्ब कर चुका है। इसका ब्लड भी गोल्डन हो चुका है। तांग संग केव में आ जाता है जहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन इसने लगाया था। जब ये यहाँ पे आता है फिर इसे मी गोंजी नहीं दिखती और ये सोचता है क्या उसके साथ में कुछ हुआ होगा। प्लान के अकॉर्डिंग दोनों यहाँ पे मिलने वाले थे मगर वो नहीं आई है, तो शायद वो और किसी थिंग्स में बिजी भी हो सकती है। ये सोचकर तांग संग टेलीपोर्टेशन का यूज कर यहाँ से निकल जाता है और ये व्हाइट टाइगर होटल में आ जाता है। जब से तांग संग गॉड लेवल पे गया है इसका टेलीपोर्टेशन करने का स्किल भी पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। अब तो इसे रिसोर्सेज भी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर बाद ही व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये तांग संग को देखकर ये ऊपर से नीचे तक इसे स्कैन करते हैं और इसके बॉडी को चेक करते हैं, मगर फिर भी ये तांग संग के थोड़ा सा भी न्यू पावर को फील नहीं कर पाते। बस ये एक दो बात ही समझ पाते हैं कि तांग संग अब मॉर्टल नहीं रहा और ये एक गॉड बन चुका है। अब ये तांग संग से पूछते हैं तुम्हारा और क्रिस्टल डीमन एम्पर के बीच में क्या कनेक्शन है। इस पर तांग संग कहता है जब मैं उनके माउंटेन पर क्लाइंब किया था उन्होंने मुझे एक अंडा दिया था जिसे मुझे हैच करना था। बदले में वो मुझे गॉड लेवल पर जाने में हेल्प करने वाली थी। उस दिन उन्होंने पहले मुझे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प किया और जब मैं सक्सेसफुल रहा फिर उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था मुझे भी नहीं पता। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर कहते हैं उस दिन को बीते हुए अब 40 दिन हो चुका है। तांग संग को भी नहीं पता कि इतने समय से मेडिटेट कर रहा था। इधर व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर एक बात तो समझ जाते हैं कि तांग संग इनसे सच नहीं बोल रहा। हालांकि ये समझ सकते हैं कि इस तरह का सच कोई भी जल्दी नहीं बताएगा। अपने सीक्रेट्स को तो कोई भी यूं ही नहीं बताता किसी को। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर कहते हैं मी गोंजी भी ठीक है और वो अभी मेरे पैलेस में ही रुकी हुई है, वहीं पे वो अभी रह भी रही है। तांग संग कहता है तो फिर क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। इस पे ये कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर चलता हूँ। एक बार जब वो तुम्हें भी देख लेगी फिर उसका भी चिंता दूर हो जाएगा, फिर वो सही से कल्टीवेट भी कर सकेगी। ये भी तांग संग को पसंद करते हैं। ये जानते हैं कि मी गोंजी इनके सपोर्ट से कभी भी एम्परर नहीं बन सकती थी, मगर उस दिन मी गोंजी को 6 एम्परर का सपोर्ट मिला था और ये सोचते हैं शायद तांग संग का क्रिस्टल डीमन एम्परर के साथ में कनेक्शन था, इस कारण से भी ये पॉसिबल हो सका है। अब दोनों निकलते हैं यहाँ से और पैलेस में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद तांग संग ट्रेनिंग रूम में आता है और यहाँ पे ये मी गोंजी को देखता है जो कि मेडिटेट कर रही है। जैसे ही ये अपनी आंखों को खोलती है ये तुरंत ही तांग संग के पास में आ जाती है और इसके गले से लिपट जाती है। ये काफी चिंता कर रही थी, मगर दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश भी है कि दोनों सही सलामत भी है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।